अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं गवर्नमेंट की। उस हवाले से ख़बरें ये आ रही हैं कि कोविड 19 की जो सेकंड वेव है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके हवाले से जो है आईएमएफ ने रिलैक्सेशन दी है सेल्स टैक्स के हवाले से और इनकम टैक्स स्लैब्स के हवाले से। क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट का पॉइंट था कि अब क्योंकि सेकंड वेव जो है पाकिस्तान में भी आ चुकी है और केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, तो इन इसके इम्पेक्ट से कॉप अप करने के लिए जो इस वक्त जो जो सिचुएशन है, जो कि फ़िलहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर इसी तरह केसेस बढ़ते रहे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट रखा था गवर्नमेंट ने आईएमएफ के सामने, जिसको आईएमएफ ने एक्सेप्ट किया है और रिलैक्सेशन दी है सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस में तब्दीली के हवाले से। और जो इनकम टैक्स स्लैब था उसमें जो तब्दीली करनी थी या उसमें जो इंक्रीज़ करना था, उसमें फ़िलहाल 6 महीने तक का जो है रिलैक्सेशन दिया है। यानी 6 महीने तक कोई किसी किस्म का चेंज जो है गवर्नमेंट नहीं करेगी, ना ही सेल्स टैक्स के हवाले से, ना ही इनकम टैक्स के हवाले से। नेगोशिएशंस जो है अब फ़िलहाल रुक चुकी हैं। दोबारा बातचीत जो है स्टार्ट होगी जनवरी के पहले हफ्ते में। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोबारा से जो है बातचीत स्टार्ट होगी गवर्नमेंट की और आईएमएफ की, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उस हवाले से बातचीत की जाएगी। क्योंकि रिसेंटली हमने इस पर बात की थी कि एफबीआर ने कहा है कि तकरीबन 200 अरब रुपए की जो टैक्स एग्जेम्पशन है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के ऊपर, वो जो है ख़त्म की जा सकती हैं। क्योंकि अगर हम ओवरऑल गवर्नमेंट के टारगेट की भी बात करें तो जो गवर्नमेंट का टारगेट था इस साल का रेवेन्यू कलेक्शन का, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि तकरीबन 25% की जो ग्रोथ है रेवेन्यू कलेक्शन में हम लेके आएंगे। लेकिन सो फार जो 5 मंथ्स तक का अगर हम कलेक्शन का रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें अभी तक अंडर 5% की ग्रोथ जो है रेवेन्यू कलेक्शन में वो हो सकी है। कहाँ टारगेट जो था 25% की ग्रोथ का और कहाँ जो एक्चुअल ग्रोथ है अब तक के, अगर 5 मंथ्स का अगर हम डेटा देखते हैं एफबीआर की कलेक्शन का, तो अंडर 5% की ग्रोथ है अभी तक की जो रेवेन्यू कलेक्शन में। तो बहुत बड़ा जो है गैप है टारगेट और इस वक्त जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है एफबीआर की, तो उसमें उस हवाले से बज़ाहिर कहा जा सकता है कि डेफिनेटली एफबीआर को कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो जो गैप है उसको एटलीस्ट नैरो डाउन किया जा सके। और साथ ही आईएमएफ का भी डेफिनेटली प्रेशर होगा, ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के हवाले से जो अगर कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं उनको जो है ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि एक एरिया पे तो डेफिनेटली अभी हमें 6 महीने तक का जो है रिलैक्सेशन टाइम दे दिया है आईएमएफ की तरफ से, ताकि जो कोविड 19 की वजह से जो सूरत हाल डेवलप हो सकती है मुल्क में, ख़ास तौर पे इकॉनमी के हवाले से, तो उस चीज़ का एक जो है फ़ायदा दिया है आईएमएफ ने पाकिस्तान को। तो डेफिनेटली एटलीस्ट किसी हद तक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, ख़ास तौर पे आम आवाम के लिए कहा जा सकता है। क्योंकि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डायरेक्ट जो है हिट करती आम तबके को, आम आवाम को। अगली खबर ईसीसी के हवाले से है। हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि वापडा जो है गौर कर रहा था कि 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो रेज़ किए जाएं यूरो बॉन्ड के इशुएंस के ज़रिए, ताकि जो जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन है उसको जो है फाइनेंस किया जा सके। उस हवाले से ख़बर है कि ईसीसी ने अप्रूवल दे दिया है 500 मिलियन यूरो बॉन्ड्स की इशुएंस का। तकरीबन 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है रेज़ करने जा रही है वापडा यूरो बॉन्ड इशू करने के वजह से। ये जो पैसा जो रेज़ करेगी वापडा, वो डेफिनेटली यूज़ होगा 2 मेगा जो डैम्स इस वक्त जो है जिन पे काम स्टार्ट हो चुका है उनकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए। ख़ास तौर पे दमीर भाषा डैम जो कि एक बहुत बड़ा जो है डैम होगा। देन उसके बाद जो दूसरा डैम है मोहम्मद डैम, उसकी भी फाइनेंसिंग जो है इससे की जाएगी। तकरीबन जो कॉस्ट की ख़बरें ये हैं कि तकरीबन 442 रुपये की कॉस्ट है दमीर बादशाह डैम की, जबकि 310 अरब रुपए दरकार होंगे मोहम्मद डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इन दो डैम्स की ख़ास तौर पे फाइनेंसिंग के लिए वापडा जो है 500 मिलियन यूएस डॉलर्स के यूरो बॉन्ड इशू करने जा रहा है। इसकी अप्रूवल दी है ईसीसी ने, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी खुशाइंद ख़बर है ओवरऑल। अगर हम बात करें ना सिर्फ इकॉनमी के लिए, एनर्जी के लिए, बल्कि ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो मटीरियल है उनके लिए भी।
اگلی خبر جو ہے مہنگائی کے حوالے سے ہے. مہنگائی کا ریسنٹلی ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ تھا، لیکن اب جو لاسٹ ویک کے جو نمبرز ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے جو ریلیز کیے گئے ہیں، اس کے مطابق جو ویکلی جو مہنگائی کی شرح ہے، پچھلے ہفتے کے جو نمبرز ہیں اس میں ویکلی بیسس پہ جو مہنگائی ہے اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تقریباً 0.11% کا جو ہے ویکلی بیسس پہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مہنگائی میں خاص طور پہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر میجر اضافہ اگر ہم اس کی بات کریں تو ٹماٹر کی قیمتوں میں جو ہے اچھا خاصا اضافہ نظر آ رہا ہے. تقریباً 9.5% سے قیمتیں بڑھی ہیں لاسٹ ویک ٹماٹر کی. اس کے بعد اگر ہم کسی نوٹیبل فوڈ آئٹم کی بات کریں تو وہ ہے انڈوں کی قیمتیں. جی، انڈوں کی قیمتیں بھی کافی ٹائم سے بڑھ رہی ہیں. ریسنٹلی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس پہ کہا گیا تھا کہ جو ریلیونٹ باڈیز ہیں، ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، وہ ان کی پرائسز کو قابو میں لانے کے لیے جو ہے ایکٹیو ہو جائیں، کام کریں. لیکن فی الحال بظاہر نظر ایسا ہی آ رہا ہے کہ قیمتیں فی الحال کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. یہی وجہ ہے کہ لاسٹ ویک کے جو نمبرز ہیں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے ریلیز کیے گئے ہیں ان کے مطابق بھی قیمتوں میں ابھی بھی جو ہے اضافہ نظر آ رہا ہے. انڈوں کی قیمتوں کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 3.14% کا اضافہ ہوا ہے. یہ لاسٹ ویک کے نمبرز ہم آپ سے جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں. فی الحال بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب گریجولی دوبارہ جو ہے قیمتیں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں، خاص طور پہ فوڈ آئٹمس کی. تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے ایک ٹف ٹاسک ہے کہ جو ہے انفلیشن جو ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت جو ہے اب ایز ڈاؤن ہونا شروع ہوا تھا کہ کہیں وہ پھر سے جو ہے انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ بڑھنا نہ شروع ہو جائیں. تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے بھرپور جو ہے ایفرٹس کرنی پڑیں گی تاکہ جو قیمتیں ہیں وہ ان چیک رہیں، زیادہ ان میں اضافہ نہ ہو سکے، تاکہ عام عوام جو آلریڈی اس وقت جو ہے بہت زیادہ مہنگائی میں پسی ہوئی ہے. ہم آلریڈی بات کر چکے کہ کس طریقے سے انرجی کے ٹیرس بار بار جو ہے بڑھے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بجلی کے جو بڑھتے ہوئے بلوں کا بوجھ ہے، نہ صرف ان کا بلکہ گیس کی قیمتوں میں بھی جو ہے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا. اس کے بعد فوڈ آئٹمز جو ایک مین اسینشیل آئٹم ہے، تقریباً ہر عوام کے لیے ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو ان کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا. ریسنٹلی قیمتیں جو ہے وہ کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آئیں. کہا جا رہا تھا کہ شاید قیمتیں جو ہیں اب اسی طریقے سے کم ہوں گی اور اپنے پرانے لیولز کے آس پاس آ جائیں گی، لیکن اب لاسٹ ویک کے جو نمبرز آئے ہیں بظاہر اس سے جو ہے پکچر قدرے مختلف نظر آ رہی ہے. لگتا ہے کہ دوبارہ سے جو قیمتیں ہیں وہ شاید بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں. تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے ایک ٹف ٹاسک ہے کہ وہ ابھی سے ہی ان کے اوپر جو ہے کام کرے اور ایفرٹس ڈالے تاکہ قیمتیں جو ہے نہ صرف کم کی جا سکے بلکہ ان کو مزید بڑھنے سے بھی روکا جا سکے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ ہے اسٹیٹ بینک کے ریزروز کے حوالے سے. لاسٹ ویک اسٹیٹ بینک نے جو نمبرز جاری کیے، جو فگرز جاری کیے ریزروز کے حوالے سے، اس کے مطابق اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں ان میں تقریباً $83 ملین کا جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اگر اسٹیٹ بینک کے ریزروز کی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ ہیں تقریباً $13.21 بلین کی سطح پہ، جبکہ کمرشل بینک کے پاس جو ڈالر ریزروز ہیں وہ ہیں تقریباً $7.09 بلین. جبکہ اوورآل ملکی ڈالر ریزروز کی اگر ہم بات کریں تو وہ ابھی بھی جو ہے $20 بلین سے اوپر ہیں. جی بالکل، $20 بلین کا جو مارک ہے اس سے اوپر ہی ہیں اس وقت بھی ہمارے ڈالر ریزروز. ایکچوئل پوزیشن جو ہے وہ ہے $20.31 بلین پہ. تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں جو ہے کمی ریکارڈ کی گئی ہے پیمنٹس کی وجہ سے. ایفرٹس ہیں گورنمنٹ کی کہ کسی طریقے سے جو ریزروز ہیں ان کو گریجولی بلڈ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کی کافی حد تک کوشش ہے کہ جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کی جو گروتھ ہے ان میں جو ہے سگنیفیکنٹ انکریز جو ہے وہ کیا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ اوورآل جو گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجیز ہے وہ کس حد تک جو ہے امپیکٹ ڈالتی ہیں اوورآل اکنامک گروتھ پہ اور ریزروز کے بلڈ اپ پہ. مہنگائی کے حوالے سے ہم نے بات کی تو ابھی دوبارہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اوگرا نے جو ہے سمری بھیجی ہے پیٹرولیم ڈویژن کو. جی بالکل، پیٹرولیم کی قیمتیں دوبارہ بڑھ سکتی ہیں. 1 جنوری سے قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، ایسا جو ہے خبریں آ رہی ہیں. ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں 1 جنوری سے وہ بڑھ سکتی ہیں. ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں آئل کی وہ کافی حد تک بڑھی ہیں، بہت زیادہ بلکہ بڑھ چکی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کووڈ-19 کی اس سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ ویکسینز اب آ چکی ہیں مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے جو ایک آپٹیمزم ہے اکنامک ری باؤنڈ کا، گلوبل اکنامک ری باؤنڈ کا، اس کی وجہ سے
डिमांड के हवाले से जो है अब जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक जो है वो आ रहा है ऑयल का। यही वजह है कि जो ऑयल की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से अब बढ़ते हुए हमें नज़र आई हैं रिसेंटली, और उसी का इम्पैक्ट जो है अब डोमेस्टिक हमारी जो मार्केट है उसमें भी हमें नज़र आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि जो कीमतें हैं वो ओगरा की तरफ से बढ़ाई गई। अब दोबारा जो है इस तरह की समरी जो है पेट्रोलियम डिवीज़न के पास गई है, जिसमें ओगरा की तरफ से रिकमेंडेशन की गई है कि जो कीमतें हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है उनमें इजाफा किया जाए 1 जनवरी से। जो सोर्सेज़ के हवाले से ख़बरें हैं वो यही है कि पेट्रोल की प्राइसेस में तकरीबन ₹2.76 पर लीटर, जबकि डीज़ल की कीमत में ₹3.12 पर लीटर जो है इजाफा रिकमेंड किया है। ओगरा ने हतमी फ़ैसला जो है डेफिनेटली पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से आएगा, और पेट्रोलियम डिवीज़न डिसीजन से पहले डेफिनेटली कंसल्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या अपना फ़ैसला देती है और पेट्रोलियम डिवीज़न को किस किस्म की जो है हिदायत मिलती हैं। आया कंप्लीट इजाफा किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें एज़ पर ओगरा की रिकमेंडेशन, या एक पार्शल जो है इजाफा किया जाता है, या बिल्कुल ही जो है समरी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। डेफिनेटली अब जो बॉल है वो जो है हुकूमत की ही एक कोर्ट में है। डेफिनेटली जो फाइनल डिसीजन होगा वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का होगा कि आया जो साल का जो स्टार्ट है उसमें आवाम के लिए एक और महंगाई का तोहफ़ा जो है देते हैं, या एक बेनिफिट के तौर पे, एक न्यू ईयर के जो है बेनिफिट के तौर पे इस असम्बली को जो है गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला इस हवाले से आता है। अगर हम मार्केट की अगर हम बात करें तो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि जो 900 अरब रुपए 900 अरब यूएस डॉलर्स का जो पैकेज था, स्टिमुलस पैकेज था यूएस इकॉनमी की सपोर्ट के लिए, कोविड-19 की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं उनकी इकॉनमी को, उससे डील करने के लिए तकरीबन 900 अरब यूएस डॉलर्स का जो पैकेज था उस हवाले से जो है उसकी मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने साइन कर दी है उस बिल के ऊपर। तो एक बहुत ही मुस्बत ख़बर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो यूएस के मार्केट जो है उसके जो फ्यूचर्स हैं वो मुस्बत जोन में हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। गोल्ड की प्राइसेस भी इसके बाद जो है हमें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम यूएस मार्केट का जो लास्ट सेशन था उसके हवाले से अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था वीक का वो भी जो है मुस्बत जोन में रहा। तकरीबन 70 पॉइंट के इजाफे के साथ डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो क्लोज हुआ। अभी भी जो डाउ है वो 30,000 के लेवल से जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में भी जो है मुस्बत रुझान हमें नज़र आया। तकरीबन 33 पॉइंट के इजाफे के साथ जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था नेस्डेक का वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज सुबह एशियन मार्केट्स की जो ओपनिंग है वो भी इस खबर के बाद कि 900 अरब डॉलर का जो पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, उस पर जब ट्रंप ने साइन किया तो उसका एक इम्पैक्ट हमें एशियन मार्केट्स में भी नज़र आ रहा है। काफ़ी जो तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो इस वक्त हैं वो मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। एक अनसर्टेनिटी थी स्टिमुलस के हवाले से, क्योंकि ट्रंप का कहना था कि इस पैकेज को जो है मंजूर नहीं करूँगा। ये लास्ट वीक तक की अपडेट थी, लेकिन रिसेंटली अभी आज की खबर ये है कि ट्रंप ने जो है उसको मंजूर कर लिया है और उसके ऊपर साइन भी कर लिया है। उसका एक इम्पैक्ट अब हमें ना सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में बल्कि कमोडिटीज़ और डिफरेंट मटेरियल्स पे भी हमें नज़र आ रहा है। अपनी अगर हम KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो उसका जो लास्ट सेशन था लास्ट वीक का वो हमें मुस्बत नज़र आया। मार्केट मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आई। 43,000 से ऊपर अभी मार्केट हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। जो लास्ट सेशन था उसमें मार्केट ने 329 पॉइंट के इजाफे के साथ 43,416 के लेवल पर जो है क्लोजिंग दी, जो कि बहुत ज़्यादा मुस्बत थी। अब देखते हैं कि मार्केट आया। आज का जो सेशन है, जो पहला सेशन होगा इस वीक का, जिसमें ओवरऑल अगर हम दूसरी एशियन मार्केट्स की बात करें तो वो भी मुस्बत हैं। तो बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि आज की मार्केट हमारी भी मुस्बत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुस्बत ख़बरें हैं। ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से जिस तरह की ख़बरें हैं कि जो बिल्डर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम थी उसके जो टाइम फ्रेम है उसमें इजाफा किया जा सकता है, जिससे तकरीबन 800 से 900 अरब रुपये की जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो दोबारा दूसरी जो है एडिशनल हाउसिंग स्कीम्स जो है वो आ सकती हैं, जिससे डेफिनेटली बहुत बड़ा पुश मिलेगा। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की जो डिमांड है, सीमेंट की और स्टील की और जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, उनकी डिमांड में एक सिग्निफिकेंट राइज जो है हम देख सकते हैं। तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हमें ओवरऑल मार्केट में हमें नज़र आ सकते हैं। अब देखते हैं कि आज मार्केट की एक्टिविटी जो है वो किस तरह रहती है, क्योंकि अब जो है मार्केट अपना ये साल भी क्लोज़ करने वाली है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि ये रेंट मार्केट जो है कितना अच्छा जो है करती है। देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर जो है
مارکیٹ میں جو ہے پرفارم کرتے ہیں, کن اسٹاکس میں جو ہے انویسٹرز کا انٹرسٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو دیکھتے ہیں آج مارکیٹ کی اوور آل پرفارمنس کیسے رہتی ہے. اسی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ فہد حسین چاہے گا آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.